शिवराज सरकार का विदाई बजट है और यह विदाई परमानेंट होगी और संभव है कि अगला बजट माननीय जयवर्धन सिंह जी खुद पेश करें। लिहाजा उस बजट के पूर्व प्रदेश की बौद्धिक संपदा और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बीच चर्चा करने के लिए आज हमारे नेता जयवर्धन सिंह जी आपसे अनुरोध हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा जयवर्धन सिंह जी से कि वे अपने विचार व्यक्त करें। जयवर्धन सिंह। जनसंपर्क आपको देंगे, जनसंपर्क आपको देंगे। वो तो ऐसी मजाक कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं। आवाम की आवाज, मैं खुद। हम तो विधायक ही सही हैं, बाकी जो होगा सो होगा। परम आदरणीय पीयूष बघेल जी, परम आदरणीय के मिश्रा साहब, हमारे पीसीसी के सभी सम्मानीय साथीगण और हमारे सभी पत्रकार साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल 1 मार्च को मध्य प्रदेश में 2023-24 की बजट प्रस्तुत होनी है और मैं भी इस बात से सहमत हूं जो बात के भाई ने कही कि एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश के इतिहास में उनका सबसे अधिक समय का कार्यकाल रहा है, लेकिन ये शायद मुख्यमंत्री के रूप में उनकी आखिरी बजट है। और बजट वो डॉक्यूमेंट होता है जो सरकार की 12 महीने की उनकी क्या नियत है, प्रदेश के प्रति कौन से विकास कार्यों पर वो विशेष ध्यान कहां पर देंगे और उनका रोड मैप मध्य प्रदेश के लिए क्या है, ये पूरे बिंदुओं पर एक बजट निर्भर रहती है। मुझे याद है जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो वो हमें हमेशा ये फरमाते थे कि बजट एक अनुमान है और उस अनुमानित आय और व्यय के आधार पर सरकार अपना पूरा काम करती है। हमारे पास आज कुछ ऐसे बिंदु हैं 2022-23 के बजट के संबंध में जो आज हम आपके बीच रखेंगे। वैसे तो कल माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण आप सबने सुना होगा, आपने उसको पढ़ा भी होगा और जो बात कमलनाथ जी ने कही, हमको भी इस बात का दुख है कि भाजपा सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री तो झूठ बोलते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उनके कारण माननीय राज्यपाल महोदय को भी कुछ ऐसे उनकी जो कुछ लाइनें थी जो बिल्कुल निराधार हैं, जिनके बारे में मैं कुछ देर बाद उल्लेख करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम सब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं 2021 और 22 वित्तीय वर्ष की बजट पर। उस वित्तीय वर्ष में कुल जो बजट का आकलन था, जिसमें हम जो अनुपूरक बजट को भी अगर ऐड करें, सप्लीमेंट्री को भी ऐड करें, तो वो साल भर का जो उनका पूरा अनुमानित खर्चा था वो था 2,82,000 रुपए। अब आश्चर्य की बात तो ये है कि 2,82,000 रुपए में से लगभग 40,000 करोड़ रुपए सरकार नहीं खर्च कर पाई और उस 40,000 करोड़ रुपए में से लगभग 23,000 करोड़ रुपए वो राशि है जो राजस्व खर्चा था, जिसका मतलब ये है जो अनुमानित खर्चा कर्मचारियों पर होता है,
जो अनुमानित खर्चा पेंशनधारियों पर होता है, उस खर्चे में से ही जो अनुमानित खर्चा था लगभग उसमें से 23,000 करोड़ रुपए ऐसा है जो सरकार खर्च नहीं कर पाई और जो चला गया था अप्रोप्रिएशन में। इसी के संदर्भ में मैं आपको उल्लेख करना चाहता हूं कि अगर हम बात करें, एक तरफ होता है राजस्व खर्च जो होता है मैन पावर पर, कर्मचारियों पर, पेंशन पर, और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय जो होता है कोई भी जो बड़े काम होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड के, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के, उसमें से भी पूंजीगत व्यय से भी जो अनुमानित खर्चा था बजट का, उसमें से लगभग 17,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च ही नहीं कर पाई। अगर हम इस बात को थोड़ा और आगे ले जाएं तो मैं आप सबको अर्ज करना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं हर बजट में कुछ राशि ऐसी होती है जो सरकार खुद के जो कोष है उससे उसको खर्च करती है, कुछ राशि होती है जिस पर सरकार कर्जा भी लेती है, और कुछ राशि ऐसी होती है जो राज्य सरकार को केंद्र सरकार के माध्यम से मिलती है। अब इसमें हम आपको कुछ और बिंदु बताना चाहते हैं पिछली बजट के बारे में कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कुल जो अनुमानित खर्चा था 22-23 का, वो था 47,000 करोड़ रुपए, और उस 47,000 करोड़ रुपए में से लगभग 32,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से उनको मिलने थे। कुल लागत थी 47,000 करोड़ रुपए, जिसमें से प्रदेश का अंश था 15,000 करोड़ रुपए, और कुल जो केंद्र सरकार का अंश था वो था लगभग 32,000 करोड़ रुपए। उसमें से भी लगभग 14,000 करोड़ रुपए है जो सरकार खर्च नहीं कर पाई, और जो राशि आनी थी केंद्र सरकार से वो हमें नहीं मिल पाई। अब इसमें कुछ ऐसे विभाग हैं जिसके बारे में हमेशा चर्चा होती है प्रदेश में, विशेषकर सामाजिक न्याय के आधार पे, चाहे हम बात करें अनुसूचित जाति की, चाहे हम बात करें पिछड़ा वर्ग की। इसमें मैं आपको ये बजट का ही एक डिटेल है 31 जनवरी 2023 तक, और ये योजना है और विभाग है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का। इसमें कुल अनुमानित जो प्रावधान था बजट में वो था 58,000 करोड़ रुपए, 58,000 करोड़ रुपए। उसमें से राज्य का हिस्सा था 9,000 करोड़ रुपए। क्षमा करें, ये राशि लाख में है। तो इसमें कुल प्रावधान था 584 करोड़ रुपए, जिसमें से 93 करोड़ रुपए राज्य सरकार के थे, और जो शेष 451 करोड़ रुपए थे, 91 करोड़ रुपए थे, वो थे केंद्र सरकार के। और उसमें से जो केंद्र सरकार का अनुदान था 0 मिला, 1 रुपए भी नहीं। आप सोचिए, ये वो राशि है जो राज्य सरकार उम्मीद कर रही थी, और जिसमें उन्होंने उल्लेख किया बजट के अंदर कि हमको अनुमानित तौर पे 584 करोड़ रुपए में से 491 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिलेंगे, और उस 491 करोड़ रुपए में से राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा 1 रुपए भी नहीं मिला। ये सच्चाई है आज भाजपा सरकार की, जो बात करती है सामाजिक न्याय के बारे में। मैं, अगर आप चाहें तो ये जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास उपलब्ध है पीसीसी में, हम आप सबको मेल कर दिए, ये डॉक्यूमेंट है आपको मेल भी कर देंगे, और जो पत्रकार साथी यहाँ पधारे हैं आप में से कुछ को हम ये प्रस्तुत भी कर देंगे। इसके अलावा एक और जो विशेष डिपार्टमेंट रहता है सामाजिक न्याय की, हम जब बात करते हैं तो पिछड़ा वर्ग के बारे में चर्चा भी काफी हो रही है पिछले कुछ सालों से। ये बात सही है, कमलनाथ जी की सरकार ने कैबिनेट में 27% आरक्षण का
कैबिनेट में मंजूरी दी थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद ये भ्रष्ट भाजपा सरकार ने जो उनका दायित्व था वो पूरा नहीं किया कोर्ट में, जिसके कारण जो अधिकार ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया था। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था अनुसूचित जाति विभाग के बारे में, मैं उसी प्रकार से अब आपको जानकारी देना चाहता हूं पिछड़ा वर्ग विभाग डिपार्टमेंट के बारे में भी। इस विभाग में बजट प्रावधान 2022-23 के लिए कुल प्रावधान था 188 करोड़ रुपए। उसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा लगभग 152 करोड़ रुपए था और जो हिस्सा राज्य सरकार का है वो था 35 करोड़ रुपए। और इसमें भी केंद्र सरकार से 152 करोड़ रुपए में से सिर्फ 75 लाख रुपए मिले, सिर्फ 75 लाख रुपए। आप सबको जानकारी होगी कि पूरे मध्य प्रदेश में हजारों लाखों छात्र हैं जिनको सालों से उनकी छात्रवृत्ति की सब्सिडी नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो लगभग 152 करोड़ रुपए मिलने थे उसमें से सिर्फ 75 लाख रुपए मिले। तो ये सच्चाई है भाजपा की। अब इसमें गलती केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की है? दोनों सरकार तो है भाजपा की। तो कहीं ना कहीं हमको ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए उनके मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से, कि बजट में तो आप बहुत बड़े आंकड़ों की उल्लेख कर देते हो, तालियां बजती हैं विधानसभा के अंदर कि हमने इतने करोड़ रुपए आवंटित कर दिए, लेकिन जब धरातल पे 12 महीने के पूरे अवधि में जब राशि नहीं मिल पा रही है जिनको मिलना चाहिए है हितग्राहियों को, तो फिर क्या मतलब है बजट में इतने बड़े आंकड़े प्रस्तुत करने के? क्योंकि कल जैसा हमने कहा इस 5 साल का आखिरी बजट है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमको लगा, कमलनाथ जी को लगा कि हमको विशेषकर इन मुद्दों के बारे में आज ही, क्योंकि बजट के पहले आप सबको जानकारी देनी चाहिए है। इसमें मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि लगभग अगर हम पूरा इसमें आकलन देखें तो लगभग 25% राशि जो केंद्र सरकार से मिलनी चाहिए थी वो हमको नहीं मिल पाई है, जो जैसा मैंने पहले भी आपको उल्लेख किया था लगभग 16,000 करोड़ रुपए की राशि है। इसके अलावा कृषि के संबंध में हमेशा चर्चा विशेषकर होती है, और कृषि की अगर हम बात करें तो किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में भी कुल बजट का प्रावधान लगभग 1,211 करोड़ रुपए था, जिसमें से राज्य के द्वारा 478 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी थी और केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 733 करोड़ रुपए की उनका अंशदान होना था। और केंद्र सरकार के द्वारा 733 करोड़ के एवज में सिर्फ 156 करोड़ रुपए उपलब्ध हुए, लगभग सिर्फ 21% अनुमान की अगर हम तुलना करें तो एक तरफ भाजपा सरकार कहती है कि उनकी हर एक योजना किसान के हित में है, लेकिन अगर हम देखें धरातल पर तो लगभग 580 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो ना तो वो सरकार खर्च कर पाई और ना उनको केंद्र सरकार से उसकी राशि मिली। इसमें काफी ऐसे बजट हेड्स हैं जिस पर हमें देखना चाहिए है, जैसे कि इसमें अगर हम बात करें तो जो अनेक ऐसी योजनाएं हैं जैसे कृषि यंत्र प्राप्त होते हैं, उनमें जो सब्सिडी मिलनी चाहिए थी वो भी सरकार को नहीं मिल पाए, जो किसान मध्य प्रदेश के हैं उनको उपलब्ध नहीं हो पाए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों के लिए लगभग जो राशि थी उसके एवज में उनको कोई राशि नहीं मिली। 48 करोड़ रुपए मिलने थे, उनको 1 रुपए भी नहीं मिला है। इसी के अलावा ऐसे जो पुरानी जो
कृषि योजनाएं थी उसमें भी लगभग काफ़ी राशि मिलनी थी जो नहीं मिल पाई है। अगर हम इसकी टोटलिंग करें, आपको हम ये डॉक्यूमेंट भेज भी देंगे जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब आखिरी में मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि एक जो विशेष बिंदु कल जिसका उल्लेख किया गया था अभिभाषण में, वो था रोजगार के संबंध में। रोजगार के संबंध में राज्यपाल महोदय ने उल्लेख किया था कि उनकी सरकार ऐसी योजना बना रही है जिसके द्वारा शायद 1 या 2 लाख सरकारी नौकरी शिक्षित युवाओं को प्रदेश में मिलेगी। आज ही विधानसभा में प्रश्न आया है मेवाराम जाटव जी के माध्यम से, जिसमें उन्होंने पूछा है कि रोजगार मेलों में पिछले 1 वर्ष में कितने आवेदन आए और उन आवेदनों में से कितने युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। उत्तर में लिखा है कुल आवेदन थे 37 लाख और उनमें से 21 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो हमारे मंत्री महोदया है उनके उत्तर में आज ही हमको मिला है। ये डॉक्यूमेंट भी हम आप सबको उपलब्ध करा देंगे। तो अगर एक तरफ वर्तमान भाजपा सरकार विधानसभा में स्पष्ट उल्लेख कर रही है कि पूरे साल भर में 35 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए यह सरकार सिर्फ 21 सरकारी नौकरी दे पाई, तो जो राज्यपाल जी ने कल भाषण दिया था कि हम उन पर विश्वास कर सकते हैं क्या? और वैसे भी आज दिन तक जो भी सरकारी नौकरी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे रोजगार सहायक हो, चाहे ग्राम सेवक हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सहायिका हो, आशा कार्यकर्ता हो, ये सब सरकारी पद अगर किसी की देन है तो कांग्रेस की देन है। भाजपा सरकार ने, विशेषकर केंद्र सरकार ने पिछले 8 सालों में एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी है। एक और प्रश्न आज सामने आया है जिसमें हमने पूछा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में जो इन्वेस्टर समिट हुई हैं उनमें अब तक कितना निवेश आया, कितना रोजगार मिला है, कितना खर्चा हुआ है। और इसमें भी हमें ये उत्तर दिया गया है कि लगभग शिवराज सिंह जी के 17 साल के कार्यकाल में 6 इन्वेस्टर समिट हुई हैं और उन 6 इन्वेस्टर समिट में कुल मिला के सिर्फ 2 या 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। और यहां जो रोजगार मेले हो रहे हैं जिले स्तर पर, उन सब मेलों को मिलाकर जो निजी कंपनियां हैं वहां भी जो आंकड़ा आया 1 साल में, वो है लगभग 2.5 लाख युवाओं का जिनको रोजगार मिला है निजी कंपनियों में। तो एक तरफ बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, लाखों करोड़ के एमयू साइन होते हैं, उनमें पिछले 17 साल में सिर्फ 2.5 लाख रोजगार मिला है। और यहां रोजगार मेलों में जो हर जिले में होते हैं वहां भी उतने लोगों को रोजगार मिला है। तो फिर क्या औचित्य हुआ इतने बड़े इन्वेस्टर समिट करने का? ये भी एक ऐसा बिंदु है जिस पर हमें सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कहा कि केंद्रीय आवंटन में जो पैसा है 16,000 करोड़ या जो भी वो सरकार को नहीं मिला है वित्तीय वर्ष 21-22 में, मेरा कहना नहीं 22-23 का 22-23 का मेरा कहना ये कि कांग्रेस को जब ये बात पता है और कांग्रेस विपक्ष में है, ये पैसा कोई भाजपा सरकार के लिए तो नहीं था, प्रदेश के लिए था, प्रदेश की जनता के लिए था, विकास के लिए। तो क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं थी इसको लेके आंदोलन करे, राज्यपाल को ज्ञापन दे या इसको मुद्दे को बनाए और कहीं आगे लेके जाए ताकि प्रदेश की जनता का भला हो, क्योंकि तो पैसा प्रदेश की जनता के लिए था। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन आज जरूरी था कि सबसे पहले सड़कों पर आने से पहले एक बात जो हमारे सभी माननीय पत्रकार साथी हैं आपको भी इसकी जानकारी हम उपलब्ध करा दें। उसके बाद कल बजट पेश होगा और उसके बाद जब चर्चा होगी इस बजट पर, फिर हम इसी मुद्दे को लेकर चाहे
राज्यपाल महोदय के यहाँ हो या फिर जनता के बीच हो, हर जगह इस मुद्दे को उठाएंगे। सर, आपके सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है, उसमें कई तमाम चीजें कही, जिसमें मध्य प्रदेश की अगर जीएसडीपी की बात करें तो 16.4 आई है। आज प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कह रहे हैं कि 2001 के समय जो स्थिति थी वो काफी नीचे थी। तो वैसे तो हम भी कह सकते हैं कि जो स्थिति थी पटवा जी के समय 91 में, उससे बेहतर फिर 2001 में हुई। तो वो तो नेचर है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है कि जो व्यक्ति पहले छोटा था तो बड़ा होगा। तो जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी, समय आगे जाएगा तो बढ़ेगी जीडीपी, जीएसडीपी, वो नेचुरल है। तो नया क्या है उसमें? इसमें सर दो चीजें हैं। एक तो जो हमने इसमें पढ़ा है, जो काफी अखबारों में भी ये बात सामने आई है कि काफी ऐसे हितग्राही हैं जिनको इससे बाहर रखा जाएगा। उदाहरण के लिए मान लो एक अगर समग्र आईडी है, क्योंकि समग्र आईडी के आधार पर ही अधिकतर सब जो सरकारी सहायता है वो पहुंचती है, चाहे वो राशन हो, चाहे वो पेंशन हो। तो जानकारी हमें ये मिली है कि समग्र आईडी में एक ही महिला को मिलेगा, जबकि हर घर में अनेक महिलाएं होती हैं एक समग्र आईडी पर। तो इस बात का हमें स्पष्टीकरण मिले। पैन कार्ड भी मांग रहे हैं, उसके साथ समग्र आईडी के साथ पैन कार्ड भी मांग रहे हैं। जिस महिला के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उनका पैन कार्ड भी लगेगा, उसके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। पैन कार्ड तो वैसे बहुत कम परिवार के पास होगा, वो तो जो इनकम टैक्स पे उन्हीं के पास होगा। देखिए, बात यह है कि एक बहुत बड़ा अंतर है कमलनाथ जी और शिवराज जी में, कि कमलनाथ जी नौटंकी नहीं करते। कमलनाथ जी वो आदमी है जो कहते हैं सो करते हैं, और उन्होंने करके दिखाया। देखिए, नौटंकी तब होती है जब आपकी नीयत साफ नहीं होती। एक तरफ जब सरकार कांग्रेस की थी दिल्ली में, तो सीएम साहब उपवास करते थे, अगर ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा। लेकिन आज जब हमने तथ्य के साथ आपको आधार प्रस्तुत किया है कि आज भी केंद्र सरकार से अनेक बिंदुओं पर राशि नहीं मिल रही है, तो आज क्यों नहीं कर रहे उपवास सीएम साहब? नहीं, लेकिन आपने बात की नौटंकी की। नौटंकी इसलिए है क्योंकि उनके मापदंड अलग है। सरकार अगर कांग्रेस की हो तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसी प्रकार से जब सरकार कांग्रेस की थी तो डीजल के दाम थे 45-50 रुपए, पेट्रोल था 55 रुपए, तब तो मामा साइकिल पे जाते थे। आज जब मोदी जी ने सेंचुरी मार ली, अब तो साइकिल का उपयोग नहीं किया जा रहा है। हाँ, धाकड़ जी पूछिए। पंजीयन भी होता है और बैंक उसके साथ असिस्टेड रहता है। ये कॉमन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें बजट में अगर पहले कोई न्याय नहीं है तो अगला न्याय में उसको आगे किया जाता है, जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड है, जो केंद्र में भी होता है, राज्य में भी होता है। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि इन जो चीजों में खर्चा नहीं हुआ है, ये एक स्कैम है या इसमें गलत नियत है, तो उसमें जरा थोड़ा और डिटेल में आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इसमें स्कैम है, क्योंकि ये तो कॉमन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, तो आपको इसमें दो चीजें हैं।
कॉमन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप बजट में प्रस्तुत कर रहे हो आंकड़े, तो क्यों कर रहे हो प्रस्तुत कि हम इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे इस डिपार्टमेंट में? अगर आपको खर्च करना ही है 10 करोड़ रुपए, तो आप क्यों लिख रहे हो कि हम खर्च करेंगे 500 करोड़ रुपए? बात यह है, क्योंकि कल जब बजट पेश होगी तो पुनः यही बात सामने आएगी कि हम तो इतने 1000 करोड़ रुपए इस विभाग को दे रहे हैं, एससी वर्ग को दे रहे हैं, एसटी वर्ग को दे रहे हैं, ओबीसी वर्ग को दे रहे हैं, लेकिन साल भर में अगर वो पैसा पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर क्या औचित्य हो गया बजट में इस बात का उल्लेख करने का? हमारा मेन पॉइंट ये है। इसमें सेकंड पॉइंट ये भी सामने आता है, जैसे एक अमृत योजना है नगरीय प्रशासन विभाग में, उसमें पहले जो लगभग सिस्टम था, लगभग 70% उसमें योगदान केंद्र सरकार का होता था और 30% योगदान राज्य सरकार का होता था। और एक बार राज्य सरकार पैसा कमिट कर दे और पैसा उपलब्ध करा दे, तो उसी हिस्से का जो शेष 70% जो केंद्र सरकार का था वो उसमें भेजते थे। अब उसी अमृत योजना में 80% हो गया है राज्य सरकार का और 20% रह गया है केंद्र सरकार का, और जो 80% राज्य सरकार का है वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए ऊपर योजना रुकी पड़ी है। अमृत का जो फेज 2 है, अमृत फेज 1 में वो शहर लिए गए थे जिनकी जनसंख्या थी 1 लाख से ऊपर। अब अमृत 2 आ गई है पूरे मध्य प्रदेश में, जिसमें वो शहर लिए जाएंगे जिनकी जनसंख्या है 50,000 और 1 लाख के बीच में। लेकिन अभी तक योजना चालू नहीं हो पाई है, क्योंकि राज्य सरकार को जो 80% इसमें प्राप्त रखना है वो रख नहीं पा रही है, इसलिए जो केंद्र सरकार की 20% राशि है वो लैप्स हो रही है हर साल। एक मिनट दिलीप जी, बस इनके बात कर। इसमें सर मेन पॉइंट ये है कि आज के समय पूरे देश भर में इसलिए पेट्रोल डीजल नहीं आया है जीएसटी, बिकॉज उनको स्टेट से उसको शेयर मिलता है अच्छा खासा, जिसके द्वारा जो उनकी जो रेवेन्यू है वो और बेहतर हो जाती है। और अगर आप इसको भी आप स्टेट से छीनोगे तो क्या बचेगा उनके पास? नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप उसी पर निर्भर करोगे तो फिर वैसे ही बहुत सारी और त्रुटियां आ सकती हैं। जी नहीं, लेकिन फिर भी जो वैट के द्वारा जो शेयर आता है स्टेट्स का, वो काफी अधिक होता है एज कम्पेयर टू जो उनको मिलेगा स्टेट शेयर जीएसटी में। और इसमें पॉइंट यही है कि अगर हमारी कोई मांग है इस संबंध में, तो उसमें मांग यही रहेगी कि जब एक तरफ वापस क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो गए हैं पूरे विश्व में, तो अब केंद्र सरकार को वापस इस बात पर विचार करना चाहिए है कि जो दाम थे पेट्रोल के, डीजल के, जब क्रूड ऑयल था $100 के हिसाब से, तब कांग्रेस ने उस समय, यूपीए ने उस समय पेट्रोल उपलब्ध कराया था 55-60 रुपए में, डीजल उपलब्ध कराया था 45-50 रुपए में, और आज जब क्रूड ऑयल के दाम लगभग $60-70 के आसपास है, तो ऐसा क्या कारण है कि आज भाजपा की सरकार लगभग डीजल और पेट्रोल को 100 रुपए से अधिक में बिकवा रही है? इन टर्म्स ऑफ स्टेट फाइनेंसेस, मेरा स्टैंड ये है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से और बात करनी चाहिए है कि अगर पेट्रोल डीजल भी जीएसटी में लाया जाएगा तो फिर जो पूरा जो क्षति होगी एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट्स को, उसकी आप पूर्ति कैसे करोगे? तो लास्ट क्वेश्चन गौरव जी, हाँ बताइए। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। हाँ, वो पैसा उन्होंने बचाया नहीं है, वो पैसा वेस्ट चला गया।
और इसमें मेरे अनुसार पूर्ण रूप से जो सरकार का वित्तीय प्रबंधन है उसका फेलियर है, क्योंकि जो भी आंकड़े प्रस्तुत होते हैं उसमें पूरा जो उसमें आय है व्यय है उसका पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। पिछले सालों में क्या अनुमानित खर्चे हुए थे, क्या अनुमानित व्यय क्या आय हुई थी, उसके हिसाब से अगले साल की भी पूरी प्लानिंग की जाती है। और अगर जो एस्टिमेट्स थे, जो भी उसमें आंकड़े सामने आए थे, और अगर आप 40,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पा रहे हो, जिसमें से लगभग 16-17 हजार करोड़ रुपए ऐसे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, और आप समझ सकते हैं कि आज के समय जो भी पूंजीगत व्यय होता है उसका कितना महत्व होता है सड़कों के निर्माण के लिए, बिल्डिंग्स के निर्माण के लिए। और अगर सरकार ये पैसा खर्च नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी विफलता है इसमें। अमेरिका जैसी सड़कें तो बनी जाती हैं।